प्रणाम करता हूँ। सभी को कोटि कोटि नमस्ते प्रणाम। आज जो विषय है वो पक्षाघात है। मतलब किसी एक पक्ष का आघात हो जाना, या फिर जिसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या बताया है वो मैं विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। पक्षाघात जो रहता है, यह एक पक्ष का आघात होना या फिर मतलब पैरालिसिस होना, इसको पक्षाघात बोलते हैं। तो इसमें हो सकता है कि एक हाथ एक पैर, या फिर दोनों साइड के, मतलब किसी भी एक साइड का जो एक पक्ष जो रहता है, मतलब दो दो ऐसा भी देखा जाता है कि दोनों हाथ का भी हो जाता है या दोनों पैर का हो जाता है। तो जो अगर दोनों हाथ और दोनों पैर का हो तो उसको मॉडर्न साइंस में क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं पक्षाघात। तो मतलब इसमें इनकी कार्य क्षमता जो है, ये कार्य जो है वो रुक जाता है, सेंसेशन लॉस नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। जो आप लोग के पास प्रैक्टिस में पेशेंट आते ही हैं, तो आप लोग कैसे डायग्नोज करें, और आयुर्वेद के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यह क्लिनिकली किस तरह से समझें, इसको क्या करना है, यह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं माधव निदान में पक्षाघात के बारे में क्या बताया है। क्योंकि माधव निदान जो है वो निदाने माधवा श्रेष्ठ है, ऐसा जब बताया है तो हमें माधव निदान को फॉलो करना है। आप तो वचन है, उस हिसाब से हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बताया है कि गृहीत्वार्धं तनोर्वायुः शिरः स्नायुर्विशोष्य च पक्षमनन्तरं हन्ति सन्धिबन्धान् विमोक्षयत् कृत्सनो अर्धकायस्तस्य स्यात्कर्मण्यो विचेतनः एकांगरोगं तम केचित् अन्ये पक्षविदं विदुः सर्व सर्वांगरोगा तद्वच्च सर्वकायाश्रिते निले। मतलब अगर एक साइड में होता है तो उसको बोलते हैं एकांग रोग। अगर सभी अंगों में हो जाता है तो उसको बोलते हैं सर्वांग रोग। और जब एक पक्ष का होता है, जैसे एक हाथ एक पैर, तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस या पक्षाघात। ऐसा बताया है। तो इसके बारे में बताया गया है माधव निदान में, ऐसा बताया गया है कि वायु जो रहता है यह जब प्रकुपित हो जाता है तो यह स्नायु और सिराओं को सुखा देता है, मतलब विशोषित कर देता है। और पक्ष मन्यतरम हंति, मतलब एक साइड का पक्ष जो है, मतलब अगर वो पक्ष अन्य तरम हंति, मतलब एक साइड में अगर पैथोलॉजी, अगर ब्रेन में जैसे मॉडर्न साइंस भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है कि अन्य तरम, एक साइड में अगर उसका पैथोलॉजी हुआ है तो दूसरे साइड में उसका ये हो जाएगा संधि बक्ष, संधि बंधन विमोक्षयन। मतलब संधि बंध जो है, मतलब जॉइंट्स में जो ऐसे कॉम्पैक्टनेस है वो लूज पड़ जाता है, विमोक्षयत। कृष्ण अर्धकायस्तस्य, मतलब अर्धकाय। अब ये हो सकता है कि दोनों हाथ दोनों पैर, या राइट साइड का एक साइड का, या लेफ्ट साइड का एक साइड का, ऐसा भी हो सकता है। तो कृष्ण अर्धकायस्तस्य स्याद अकर्मण्यो विशेषता, मतलब वो कर्म अकर्मण्यो, मतलब कर्म करने का जो भी कार्य है वह बिगाड़ देता है, अकर्मण्य बना देता है। विचेतना, मतलब चेतना शक्ति नहीं होती है। मुझे हाथ हिलाना है, अगर मुझे पैरालिसिस हो गया है तो मैं हाथ उठा नहीं सकता हूँ, पैर हिलाना है तो मैं उठा नहीं सकता हूँ। ऐसा मतलब अकर्मण्य करता है। विचेतन, मतलब ऐसा लगता है जैसे जान नहीं है, इस तरह का सिम्टम्स हमें दिखने लगता है। एकांग रोगम तम केचिदन्य पक्ष विदम विदुहु, कुछ लोग इसको एकांग बात बोलते हैं, एकांग रोग बोलते हैं कुछ लोग। फिर जब अगर पूरे बॉडी में रहता है तो सर्वांग रोग, इस तरह से इसका अलग अलग नाम दिया जाता है, ऐसे ऐसे संज्ञा प्राप्त हो जाती है। सर्वांग रोग, सर्वांग रोग तद्वच्च सर्व कायाश्रिते निले, जब पूरे शरीर में इसका प्रकोप हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे सर्वांग रोग। सर्व काय, काय मतलब शरीर में आश्रित हो जाता है वायु और ऐसा संप्राप्ति कर देता है, तो बोलते हैं सर्वांग रोग। अब इसी को चरक संहिता में और बढ़िया से चिकित्सा स्थान में जो वात व्याधि चिकित्सा है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हत वैकम मारुतः पक्षम, मतलब वायु जो है यह क्या करता है कि एक पक्ष को दक्षिणम वाम वेववा, दक्षिण साइड में या वाम भाग में, दक्षिण मतलब राइट साइड में, वाम मतलब लेफ्ट साइड में, कुर्या चेष्टा निवृत्तिम ही, मतलब चेष्टा जो है, जो हमारे जैसे हाथ उठाना है, मॉडर्न भाषा में बोलेंगे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, ये सब जो क्रियाएं हैं वह जब जो भी है वह पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं। रुजम वाक स्तंभ में वचा, मतलब पेन पेन भी होता है, रुजा भी होती है, और वायु का इतना प्रकोप होता है कि वाक स्तंभ, बोलने में भी नहीं होता, वोकल कॉर्ड पे भी इसका इफेक्ट होता है। ये क्यों बताया आचार्यों ने सिंप्लीफाई करके, कि जब आपके पास ऐसे पेशेंट आए तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये पक्षाघात ही है, पैरालिसिस ही है।
वाक स्तंभम एव च, मतलब वाक स्तंभ मतलब बोलने में कठिनाई होने लगती है, वाक अटक जाता है, पूरी स्तंभ हो जाता है। गृहीत्वा वा शरीरार्धम, मतलब वायु जो है वह क्या करती है शरीर के अर्ध भाग में, सिरा सिराहा स्नायु विशोष्य च, सिराओं को और स्नायु को सुखा देती है, विशोष्य च सुखा देती है। पादम संकोचित्येकम हस्तम व तोद शूलनुत, मतलब ये क्या करता है कि हाथ पैर को संकुचित कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। या हस्तम व मतलब हाथ को भी सुखा देता है, अंदर से ड्राइनेस आ जाता है, वायु का प्रभाव है यहाँ पर। शरीर एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। वायु, सोचिए आप ऐसे कल्पना करिए कि पैरालिसिस का अटैक हुआ है, वायु यहां बढ़ा है, लेकिन वो क्या करता है कि स्नायु और शिराओं को पूरी तरह से खींच रहा है, खींच के स्तंभित कर देता है और सुखा देता है, ड्राई कर देता है पूरी तरह से। चेष्टा तो नष्ट करेगा ही, अकर्मण्य करेगा ही, लेकिन कितना रुक्षता युक्त वायु है जो पूरी तरह से सुखा दे रहा है एक साइड को। तोद शूलनुत, अंदर इंदर वायु के मॉलिक्यूल्स हैं वो शूल भी करता है, तोद भी करता है। एकांग रोगम तम विद्या सर्वांगम सर्वदेहजम, मतलब इसको हम लोग एकांग रोग भी बोलते हैं। एक साइड में अगर हुआ, राइट साइड में हुआ तो भी हम इसको एकांग रोग बोलेंगे, या लेफ्ट साइड में हो तो एकांग रोग बोलेंगे, या फिर पूरे शरीर में अगर हो गया तो उसको सर्वांग रोग बोलेंगे। अब इसका पैथोलॉजी अलग अलग हो सकता है। अगर हम लोग आयुर्वेद में देखेंगे तो यहाँ वायु का कार्य है। एलोपैथी साइंस में देखेंगे तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेन में हिमरेज, मतलब हो गया ब्रेन हिमरेज हो गया, बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? तो वायु की वजह से ही प्रेशर बढ़ता है ना। मतलब जैसे कि नल में पानी, पाइप में पानी आ रहा है, हमने वहां उंगली दबाया, प्रेशर से फिर वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी वायु का ही प्रकोप है, ब्लड प्रेशर बढ़ना भी वायु का ही प्रकोप है। भले उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहे, मतलब रक्त और पित्त दूषित होके भले वो प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन वायु ही उसको प्रेशर को जनरेट कर देता है। दूसरा, जब ब्रेन हिमरेज होता है तो वहां पे रक्त वाहिनियां फट जाती है। अगर राइट साइड में फट गई तो फिर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। अगर दूसरे साइड में होगा तो ऐसे वाइस वर्सा होता है। दूसरी तरह से ऐसा बताया जाता है कि इश्चमिक चेंजेस आ जाते हैं, मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो कुछ भाग सूख जाता है। तो ब्रेन में इश्चमिक चेंजेस की वजह से भी यह पैरालिसिस का अटैक आता है। अब इसका प्रभाव जो है ब्रेन में, जो पैथोलॉजी हो रही है, संप्राप्ति हो रही है, उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे हो रहा है, लोअर लिम्स अपर लिम्स पे हो रहा है। और फिर दूसरा भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिरा और स्नायु, सिरा स्नायु, ये क्यों बोला है अपने आचार्यों ने? यह इसलिए बोला है क्योंकि इसमें सिराओं का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है ज्यादातर, और स्नायु का ही रहता है। हाथ उठा नहीं पा रहे हैं तो जो अपने टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं उनका ही कार्य नहीं हो पा रहा है, सिराओं में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। फिर जो नर्व्स का कंडक्शन है वह तो रहता है, हमें पता चलता है, पिन चुभाएंगे तो पता चलेगा, गर्मी सर्दी सब पता चल रहा है, लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। तो ब्रेन से जो सिग्नल है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हायर सेंटर जो रहता है, अपर मोटर जो ये रहता है, पिरामिडल जो एक्सिस रहता है, उसमें सारा गड़बड़ हो जाता है। अब यह एक और, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो सिराओं की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनी है, जितने भी वेन्स और आर्टरीज बनी है ये सिरा रक्त के मृदुपाक से बनी है। और स्नायु और कंडरा बनी है वह रक्त के खरपाक से बनी है। आप लोगों ने खरपाक और मृदुपाक का, जैसे हम स्नेह कल्पना करते हैं, शीर बला तेल बना रहे हैं तो जब पकाते जाते हैं, यथा फेन उद्गम तेले फेन संतिष्ठ सर्पिशी, जब हम फेन उद्गम हो जाता है तो यथा फेन उद्गम तेले, तेल का सिद्धि हो जाता है। तो उस समय हम सिद्धि के लक्षण देखते देखते फिर देखते हैं कि मृदुपाकी रहता है वो तेल। उसके बाद में और उसका अंदर से वर्ती निकाल के पहले देखते हैं कि वो वर्ती बन रहा है कि नहीं। वर्ती बनने लगा तो मतलब मृदुपाकी है, वो अगर टूटने लगा तो खरपाकी हो जाता है, और बीच की अवस्था रहती है तो मृदुपाकी मध्यपाकी रहता है। तो इसी तरह से ये खरपाकी, और खरपाकी तेल आपने नाक में डाला होगा तो वो कैसा जलता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन करता है। मृदुपाकी जो रहता है उसमें उसमें जलता नहीं है। इसी तरह से जब रक्त की सिराएं, रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है और रक्त के खरपाक से स्नायु और कंडरा बनती है। यह आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चिकित्सा का बारे में चर्चा करेंगे। केवल ये बात याद रखिए कि रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है।